राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मुलाखत सध्या सुरू आहे। और हमारे महायुति का ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने का हमारा इरादा है, वही हमारा टारगेट है और उसी हिसाब से हम जा रहे हैं। आपने जो सवाल पूछा, ऐसे बहुत से बातें अभी चालू है, ये किंग मेकर है, उसमें मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमने जो काम किया है, हमने जो योजनाएं लाई है, वो आपने देखा होगा करीबन 3 महीने हो गए मैं जन सम्मान यात्रा के माध्यम से महाराष्ट्र में जा रहा हूं। फिर उसके बाद हम सब तीनों मिलके, एकनाथ राव जी, शिंदे, देवेंद्र जी, मैं तीनों मिलके गवर्नमेंट की तरफ से हम गए। जो भी हमने योजना लाई वो समझाने के लिए, उसके जो भी लाभार्थी थे उनको लाभ देने के लिए, ऐसा सब हमने किया। और हमारा एक ही मकसद है, वापिस महायुति का गवर्नमेंट आना चाहिए और वो गवर्नमेंट आने के लिए जितना भी हमें कोशिश करनी चाहिए या मेहनत करनी चाहिए, वो मेहनत हमारी चालू है। 2024 के चुनाव में भी आप लोगों ने यही मैसेजिंग किया, लेकिन 2024 यानी पार्लियामेंट्री चुनाव, 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव में भी आपने ये मैसेजिंग किया, खूब मेहनत की, लेकिन यहां पर इतने नंबर आए नहीं। और साथ के राज्यों में जैसे गुजरात हो जाए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इवन तेलंगाना, वहां पर भी जो बीजेपी का प्रदर्शन था या एनडीए का प्रदर्शन था, अच्छा था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, और वही मैसेजिंग उस बार नहीं चली तो इस बार कैसे चलेगी? यूपी में भी आप बोल रहे, वहां भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, महाराष्ट्र में भी अच्छा नहीं आया। हर एक स्टेट का पॉलिटिक्स अलग अलग रहता है। नॉर्थ वालों की सोच अलग रहती है, साउथ वालों की सोच अलग रहती है। इवन हमारे महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण और प्रॉपर मुंबई, हर एक की सोच अलग अलग रहती है। आपने अगर देखा तो आपको भी समझ में आएगा। इस दफा हमने इसके सब के बारे में, हमें 0.6% वोट पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त महायुति को कम गिरे, 0.6%। तो भी हम इतने सीटें हार गए, कुछ सीटें बहुत कम वोटों से हम हार गए। फिर हम बैठे और सोचा कि क्या हुआ, तो 2 नैरेटिव तो क्लियर हमें दिखाई दिए। एक तो अब की बार 400 पार दिल्ली में नारा लगवाया बीजेपी वालों ने, वो मिसफायर हुआ। वो इतना मिसफायर हुआ, स्मिता जी आपको ताज्जुब होगा, लोग बोलने लगे अपोजिशन वाले, इन्हों को 275 सीटें चाहिए गवर्नमेंट लाने के लिए, क्लियर मेजॉरिटी। 2 दफा 300 से ज्यादा है ये आए हैं, तो भी ये उनको समाधान नहीं मिल रहा है। तो इनको किस लिए चाहिए 400 पार? इनको संविधान बदलना है, घटना बदलनी है, रिजर्वेशन निकालना है और हिंदू राष्ट्र करना है, ऐसा कुछ भी बोलते थे। यानी माइनॉरिटी वाले बोलते थे कि ये इतनी मेजॉरिटी बड़ी चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित करके खाली हिंदू जो लोग हैं उनको ही वोटिंग का अधिकार रहने का, बाकी का लोगों का निकालने का, ऐसे अलग अलग फेक नैरेटिव सेट किए गए। और हमने इतने दफा बताए गलत है, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान इतना बढ़िया है, सब लोग उसका आदर करते हैं, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने ये भी बताया, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब का संविधान कोई नहीं, पर कोई मानने को तैयार नहीं थे। क्योंकि इन्होंने बार अब की बार 400 पार, वो लोग बोलते थे 400 पार किस लिए चाहिए, मेजॉरिटी के लिए तो 300 चाहिए या 255। क्या इसीलिए इस बार नंबर की बात नहीं चल रही? नहीं, वो हुआ। उसके बाद प्याज, हमारे यहाँ प्याज उगाने वाले फार्मर्स बहुत है, एक्सपोर्ट का। नासिक, पुणे, सोलापुर, नगर, सातारा, इस एरिया में प्याज बहुत लोग हमारे उगाते हैं फार्मर्स। वो एक्सपोर्ट बंद किया, इतने रेट नीचे आए। लोग बोलते थे, कुछ एरिया में मीटिंग, पब्लिक रैली हम जाते लेने के लिए, पहले प्याज के बारे में बोलो, वो कब एक्सपोर्ट आप उठा रहे हैं, जो बंदी की है कब उठाने वाले, अभी वो उठाई है। तीसरा था CAA। हाँ, CAA के बारे में तो इतना बढ़िया उन्होंने ये किया। वो कानून किस लिए बनाया? जब इंडिपेंडेंट हम हुए
हमारा कानून, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अलग कानून के बारे में उसमें सब कुछ किया, लेकिन तब शायद वो कमेटियों को ऐसा नहीं लगा होगा कि कभी ऐसी ही सिचुएशन भारत इंडिया में आ सकती है, अपने हिंदुस्तान में आ सकती है, भारत में आ सकती है कि लोग काम के लिए बाहर कई स्टेट में जाएंगे, उनको वहां सिटीजनशिप वो ले लेंगे, लेकिन वो लेने के बाद वापिस उनको आना हो तो वापिस आने के लिए कुछ कानून बनाना चाहिए, वैसा नहीं बनाया गया। और अभी रशिया, यूक्रेन, पैलेस्टाइन, इजराइल, बीच में श्रीलंका की हालत कैसी थी आपको मालूम है, बांग्लादेश की अभी हालत कैसी हुई मालूम है। ऐसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिचुएशन थे। पर वो अजीत जी, वो तो मुसलमान गुट जो है वो तो बीजेपी को तो कभी वोट देता ही नहीं है। वैसा नहीं, अभी बीजेपी के साथ चंद्रबाबू नायडू थे, वहां वोट मिले। नहीं, मैं आपके राज्य के बारे में कहूं। हमारे राज्य में हम अब भी बीजेपी के साथ गए, अभी यानी पहली चुनाव में हम 1.5 साल गए गवर्नमेंट में, तो उन्होंने बताया कि ये हमें ही यहां से निकालने वाले हैं, और वो भी वन साइड उन्होंने वोट दिया, फतवा ही निकाला यहां कि वोट यहां। पर अगर उस वक्त अगर सीए की बात थी तो अब बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है उसको हमने सबने विरोध किया है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया, वो महाजन। तो विरोध करने से क्या होता है? पार्टी में तो आप हैं वैसे भी ना, महायुति में तो हैं। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। अजीत जी, फडणवीस जी से मैंने पूछा यही सवाल, तो उन्होंने कहा इट्स ए हिस्टोरिकल फैक्ट कि हमारे मुल्क में ये हुआ है कि जब हिंदू एक साथ नहीं रहते, बंटते हैं, तो फिर उनका जो पॉपुलेशन है वो कम होता जाता है और वायलेंस बढ़ता है उनके खिलाफ। स्मिता जी, हर एक का अलग अलग, अभी अलग अलग लोगों को हम इंटरव्यू देते हैं, हर एक के सवाल पूछने का अलग अलग सवाल वो पूछ सकते हैं। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं, मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। महायुति के नेताओं ने कहा है कि झारखंड की बात है, जब जो कांग्रेस का वहां पे जो नेता है उन्होंने कहा कि जब सिलेंडर बांटे जाएंगे तो घुसपैठियों को भी, बांग्लादेशी घुसपैठियों जो हैं उनको भी दे सकते हैं सिलेंडर, हम लोग वो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो महायुति के नेता कहते हैं कि ये महाराष्ट्र में भी इसका असर पड़ सकता है, ये नैरेटिव अब उठ सकता है। सिर्फ 3 दिन बचे हैं कैंपेनिंग के, लेकिन ये बात उठ सकती है। हाल ही में जो टाटा इंस्टीट्यूट है टिस, उनका एक रिपोर्ट था कि 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुंबई में हैं जहां पे मेजॉरिटी माइग्रेशन पॉपुलेशन काफी बढ़ चुका है और उसकी वजह से वोटिंग पैटर्न में फर्क पड़ने वाला है। तो क्या बांग्लादेशी माइग्रेशन जो है, आप नहीं समझते कि महाराष्ट्र में या मुंबई में इफेक्ट कर रहा है? हमने जो 3 सिलेंडर के बारे में आपने सवाल पूछा, वो उज्ज्वला वाली जो स्कीम है उसमें हमारे महाराष्ट्र के 52 लाख फैमिलीज उसमें उनका नाम है, उनको हम सिलेंडर 3 फ्री दे रहे हैं। 52 लाख की जो लिस्ट है उनको हमने, समझो बिजली के बारे में मुफ्त बिजली जो दी है 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 7.5 हॉर्स पावर, 44 लाख ये फार्मर्स है, वो तो लिस्ट हमने डिक्लेयर की, उनको बिल भी 0 का दे दिया। फिर दूसरा जो हमारी लाडली बहना है उसके बारे में आधार कार्ड से वो लिंक किया है, 2 करोड़ 30 लाख हमारी महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी पैसे जाना शुरू हुआ है। करीबन 5 महीने का 7,500 रुपए उनको मिले भी है। तो हम देखते वक्त एक तो आधार कार्ड को लिंकअप करते, एक तो दूसरा जो भी है हमारे फार्मर्स की लिस्ट है,
जिसके नाम के ऊपर खेती है वही। नहीं, मेरा सवाल बांग्लादेशी बांग्लादेशी के बारे में मैंने सच बताता हूँ स्मिता जी, मैंने वैसा सोचा नहीं है। अभी आपने मुझे बताया, हम जब गवर्नमेंट चलाते हैं तो भी किसी ने ऐसा इशू नहीं। आपने जब लाडली बहना का जिक्र किया, न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी आता है कि जो जिनको मिला भी है, जिनके खाते में आ चुका है, फर्स्ट ट्रांच सेकंड ट्रांच आ चुका है, वो अब देख रहे हैं कि महा विकास अघाड़ी के लोग हैं वो डबल कह रहे हैं कि 3,000 दे देंगे, तो उनका अट्रैक्शन उस तरफ भी होगा, जो ज्यादा देगा उनकी तरफ जाएगा। क्या है, कांग्रेस इतने सालों से यहाँ राज कर रही गवर्नमेंट में है, कभी उन्होंने वैसा सोचा नहीं था, कभी दिया नहीं था। तो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, ₹1,000 दक्षिणा भी कभी उन्होंने नहीं दी, तो अभी कैसे वो दे सकते हैं? हमारे रूरल के या अर्बन के लाडली बहनों को सबको पता है ये बिल्कुल देने वाले नहीं। एक दफा स्मिता जी 2003 में सुशील कुमार शिंदे राज्य के चीफ मिनिस्टर थे, तब चुनाव के पहले ऐसा ही उन्होंने बिजली माफी का डिक्लेयर किया, हम मुफ्त में बिजली दे रहे, और चुनाव होने के बाद चुनाव एक हुआ तो तुरंत विलासराव जी देशमुख चीफ मिनिस्टर बने, सुशील कुमार शिंदे जी को शायद सेंट्रल में ले लिया या उनको गवर्नर भी किया, आपको याद होगा। उसके बाद ये होने के बाद विलासराव जी देशमुख कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस वाले ने कहा कि नहीं नहीं अभी अपने को विड्रॉ करना है, अपने को बिल देना है। ये पिछले गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, मैं मिनिस्ट्री में था, मैंने कहा ऐसा कैसा पिछले गवर्नमेंट, वो भी मिनिस्ट्री अपनी थी, ये भी अपनी है, हम सरासर वोटर के खिलाफ हम उनको धोखा दे रहे हैं, लेकिन नहीं सुना। अजीत जी, जब ऐसा रिकॉर्ड कांग्रेस का यह है। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करती हूं कि वहां पर पिछली बार जब मैंने आपको इंटरव्यू किया, आपने कहा कि शायद गलती कर दी पवार वर्सेस पवार बारामती, पवार वर्सेस सुले, हाँ, पवार वर्सेस सुप्रिया सुले जो पवार खानदान से ही है, पर अब फिर से पवार वर्सेस पवार हो रहा है बारामती में। आप 3 टाइम एमएलए हैं, फिर भी वहां पर अगेन इट इज दैट योर नेफ्यू स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन, तो फिर से वही बात हो रही है। ये देखो, हमारे पार्टी ने पहले मेरा नाम एज अ कैंडिडेट के नाते डिक्लेयर किया, फिर बाद में उनकी लिस्ट आई और उन्होंने कैंडिडेट दिया। हर एक पार्टी ने कौन सा कैंडिडेट देना वो पार्टी का अधिकार है, उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है। उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ कहने वाला नहीं हूं, क्योंकि चुनाव के वक्त जिसका एज 25 पूरा हो जाता है उसको खड़ा होने का अधिकार है। और पिछले दफा मैंने गलती की, अभी किसने क्या किया वो मेरे बारामती के वोटर सोचेंगे। क्या शरद पवार जी ने कहा था आपके भतीजे को कि आप जाके मुझे नहीं मालूम। आपकी लास्ट टाइम कब बात हुई है शरद पवार जी के साथ? बहुत दिन हो गए। दिन मतलब पिछले हफ्ते? नहीं, बहुत महीने हो गए। पर अभी भी रैप्रोशमा नहीं हुआ, अभी भी सिचुएशन खराब ही है। वो उनके काम में बिजी रहते हैं, मैं मेरे काम में बिजी रहता है, मौका ही नहीं मिलता बात। क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं या जब भी कोई बाई इलेक्शन भी होता है तो बात चलती है कि अजीत पवार वापस चले जाएंगे शरद पवार के पास। क्या यहाँ तो कोई भी रूमर उठाते हैं, कोई, मैंने बताया कि पहले भी वैसा ही हुआ, लोकसभा के चुनाव के वक्त फेक नैरेटिव सेट करते। वैसे क्यों, इसके पीछे कौन है, उसका मास्टरमाइंड कौन है, वो जरा देखना पड़ेगा। आप कहते हैं कि डिवीजन हो चुका है, लेकिन अभी कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी आपको फटकार लगाई और कहा कि लर्न टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, कहा कि शरद पवार जी के साथ लोगों के बारे में भी बात होती है, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी आइडेंटिटी बनाइए। ऐसा क्यों होता है कि आप अपनी आइडेंटिटी पूरी नहीं बना पाते, अभी भी जुड़े हुए हैं? मुझे मालूम नहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आखिर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है वो सबको सुनना पड़ता है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन कोई बोलते हैं कि वैसा उन्होंने नहीं कहा, कोई बोलते कहा है, कोई बोलते ये न्यूज अलग तरह से, क्योंकि लॉयर को पूछा तो लॉयर बोलता है वैसा नहीं हुआ। कोर्ट कह रहे हैं कि पिगी बैंकिंग कर रहे हैं आप।
कोर्ट का अधिकार शरद पवार के नहीं, ये देखो, ये मैटर कोर्ट में चालू है। स्मिता जी उसके बारे में अगर मैंने राय दी तो वो गलत भी हो सकती है। वो उनका जो अधिकार है, मैं उसके बारे में मेरे लॉयर के साथ बात करूंगा और उनको पूछूंगा कि ये ऐसा मुझे सुनने को मिला है तो आगे की लाइन अपनी क्या होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का स्लोगन और योगी जी का जो स्लोगन है, दो स्लोगन्स चल रहे हैं, इसके प्रति क्या आपने नाराजगी पार्टी में महायुति में बात की है? नहीं, ये नाराजगी मैंने पूरे पब्लिक रैली में की है। ये आप जैसे जो भी हमें इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, वो अलग अलग चैनल को भी मैंने बताया है। अभी बीजेपी के कुछ भी विधायकों ने, एमपीज ने या एमएलए ने या एमएलसी ने, इन्होंने भी ऐसी नाराजगी जताई है। ऐसा इसके बारे में हुआ है। दूसरा, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ यानी सबका साथ ना, और सबका विकास। पर वो तो इस बार तो हो ही नहीं रहा। एक मिनट सुनो ना, अभी का क्या है, हम सब एक है तो सेफ है। मैंने उसके बारे में ये सोचा है, हम सब यहां जितने भी बैठे हम सब एक है तो सेफ है। इस एंगल से मैं देखता हूं। वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक है सेफ है वाली बात है, तो जब प्रधानमंत्री की रैली हुई थी, उनकी जो आखिरी रैली महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर हुई है कल, तो बंबई में, हाँ, तो आपके जो कैंडिडेट्स हैं जीशान सना वगैरह, वो क्यों नहीं थे वहां पर? मैं भी नहीं था। हर एक कैंडिडेट नहीं जा सकता, क्योंकि कोई कोई अपने उनका प्रोग्राम पहला तय हुआ। क्या होता है स्मिता जी, मैंने देखा, आपको अधिकार है, आप मीडिया के लोग हैं। उस दिन पूना में रैली थी। पूना के रैली में हम टोटल महायुति के 21 कैंडिडेट हैं, टोटल महायुति के, क्योंकि स्थिति उतनी है। उसमें कम से कम 5-6 कैंडिडेट नहीं आए थे, 15 ही आए थे। हमें सबको, मैं भी कैंडिडेट था, सबको आगे ऐसा खड़ा किया, और प्राइम मिनिस्टर भी थे और उन्होंने एक एक को मिलते थे। तो जो 6 नहीं आए उसके बारे में किसी ने पूछा भी नहीं कि क्यों नहीं आए। लेकिन यहां जिशान और कोई नहीं आया तो वो क्यों नहीं आया, यानी हर एक का देखने का तरीका, जरा सोच अलग रहती है, ऐसा मेरा कहना है। अभी बहुत जगह आपने उनसे पूछा कि क्यों नहीं गए? क्या उनको न्योता भेजा गया था, इनविटेशन? सबको देते थे, सबको देते हैं। पूना में भी 21 कैंडिडेट को न्योता दिया था, लेकिन कोई अपने अपने प्रचार में थे, कोई रैली में थे, कोई और भी कुछ उनके काम में थे, इसीलिए नहीं आए। लेकिन उसकी चर्चा भी नहीं हुई। कल वो संभाजीनगर पहली मीटिंग उन्होंने ली, उसके बाद खारघर में गए, उसके बाद मुंबई में आए। खारघर में भी बहुत बड़ी वो एरिया है, वहां भी कितने कैंडिडेट आए मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं। उनके धुलिया में हुई, अकोले में हुई, पूना में हुई, सोलापुर में हुई, सभी जगह नहीं जा सकते। मैंने पूना में ही उनको बताया था। आप क्यों नहीं थे? नहीं, सुनो ना, मैं वही बोल रहा हूं पीएम साहब को कि आप बंबई में आने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं आ सकता, वहां कोई दूसरा आ जाएगा। मैंने सुनील तटकरे जी को रिक्वेस्ट किया था कि आप जाओ पार्टी प्रेसिडेंट के नाते स्टेट के, क्योंकि प्रफुल्ल भाई भी बाहर थे। कुछ रैली में नासिक में हमने भुजबल साहब को भेजा था, धुलिया में हमने अनिल भाईदास पाटिल, वहां के हमारे मिनिस्टर है, उनको भेजा था। विदर्भ में हमने प्रफुल्ल पटेल जी को भेजा था। पूना में मैं खुद वहां गया था। ऐसे अलग अलग एरिया में अलग अलग हम भेजते हैं और वो मीटिंग हो जाती है। क्योंकि और मैंने पूना में बताया था कि मेरे 5 रैलियां हैं, तो मैं मुंबई में पहुंच नहीं सकता। मैंने कोशिश की, लेकिन वो एयरपोर्ट आए तब मेरा प्लेन लैंड हुआ, और लैंड होने के बाद सिक्योरिटी ने मुझे बताया कि अभी प्राइम मिनिस्टर प्लेन में बैठे हैं और टेक ऑफ ले रहे हैं। आपने टिकट दिया, नवाब मलिक, सना को दिया टिकट, नवाब मलिक को टिकट दिया। महायुति के लोग नाराज थे आपसे,
कि आपने टिकट दिया, इसके बावजूद आपने उनको टिकट दिया। कल वो थे नहीं, सना को नहीं दिए, सना को बारे में नाराज नहीं थे, नाराज नहीं थे। नवाब मलिक के बारे में क्या है ऐसे राज कि नवाब मलिक को आपको टिकट देना ही पड़ा? वो क्या जानते हैं कि इतनी बेबसी थी कि आपको देना ही पड़ा उनको टिकट? क्योंकि उनको उनके ऊपर जो एलिगेशन हुए हैं वो सिद्ध हुए हैं। वो कोर्ट में वैसा कुछ फैसला आया है। मैं भी किसी के ऊपर यहां बैठे ये तीनों ने अंडरवर्ल्ड के साथ इनके संबंध है संबंध। ऐसा कैसा चलता है स्मिता जी? पर ये तो खुलेआम कहा गया है। आपके ही जो सहकर्मी हैं महायुति के, उन्होंने कहा है कि अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध है ना, सबके लिए कहा है। अलग अलग लोगों के बारे में एलिगेशन है, लेकिन वो सिद्ध होना चाहिए। उसके बारे में कोर्ट में फैसला होके उनको, अगर कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया तो हम सोचेंगे ना, लेकिन खाली आरोप है। अभी राजीव गांधी के ऊपर भी बोफोर्स के आरोप थे। सरकार गिरी ना उनकी बोफोर्स की वजह से। बराबर है ना, गिरी, लेकिन ये ऐसा ही सिचुएशन तैयार करते हैं। मेरे ऊपर भी ऐसे एलिगेशन हुए और बाद में वो हमारी सरकार गई। वैसा ही सोचते हैं सब। ऐसा नहीं तो होना चाहिए, लेकिन क्या हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कोई भी किसी के ऊपर कुछ भी एलिगेशन कर सकते हैं और चलाते हैं। एक और एलिगेशन जो आपके एक बयान को लेकर हुआ अडानी जी के बारे में, कि वो उस वाली मीटिंग में थे जहां पर अमित शाह थे, आप थे। नहीं, मैंने कहा ना वो नहीं थे। लेकिन मीडिया का एक इंटरव्यू है जहां शरद पवार जी कहते हैं वो थे उस मीटिंग में। नहीं थे। गेस्ट हाउस अलग अलग, ये मीटिंग अलग अलग एरिया में होती है। जैसे यहाँ हम बैठे, कोई देवगिरी में होती है, कोई सागर में होती है, कोई वर्षा में होती है, कोई और अलग होटल में होती है, कोई और दूसरी जगह होती है, गेस्ट हाउस में होती है। ऐसे अलग अलग जगह। पर आपने क्लियरली उसमें कहा है कि अडानी थे वहां पर। मैंने वहां क्या, अडानी के गेस्ट हाउस पे हम बैठे थे। एक स्टेट का गवर्नमेंट बनाने के लिए इंडस्ट्री वालों का काम ही नहीं होता। तो वही तो लोग कह रहे हैं कि उनका क्या काम था वहां पर? नहीं था। हाँ, मैंने उसके बारे में कहा कि ये देखो, कभी कभी हम हमारे काम में इतने बिजी रहते हैं स्मिता जी। अभी सुबह 2 इंटरव्यू दिए, अपना तीसरा है, चौथा है, हमारा आगे का भी अभी 5 जगह मीटिंग के लिए जाना, ये है वो है। उसमें गलती से कुछ मैं स्टेटमेंट हुआ, मेरे गलती से हुआ होगा। हाँ। मैं आदमी हूं, आदमी से ही गलती होती है। स्लिप ऑफ द टंग था या आप पर दबाव डाला गया है? बिल्कुल। ये देखो स्मिता जी, आप महाराष्ट्र में पूछो अजित पवार किसी के दबाव क्यों सुनता है क्या? मैं किसी के दबाव के ऊपर नहीं सुनता। मैं यहाँ बैठा हूं, मुझे किसी के दबाव का कोई कारण नहीं है। मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं, किसी ने मेरा बिगाड़ा नहीं, तो भी मैं बिल्कुल नहीं। अजीत जी, मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि बार बार आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे कहते हैं कि महायुति की जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो सिर्फ वही काम करते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट उन्हें बताते हैं, चाहे अडानी हो या अंबानी, उनके कहने पर, उनके इशारों पर काम करती है। ये 101% गलत है। हमारे महाराष्ट्र में वैसा कभी भी नहीं चलता। महाराष्ट्र में बहुत से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज रहते हैं, लेकिन वो उनका काम करते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का काम चलाने का करते हैं। अभी वो वैसा एलिगेशन करते हैं। तो आप देखो, आज तक जितने भी चीफ मिनिस्टर बने, पूरे चीफ मिनिस्टर एक तो शिवसेना के बने, खाली 5 साल बीजेपी का देवेंद्र जी बने, शिवसेना के उद्धव जी और मनोहर जोशी, नारायण राणे जी बने, और बाकी सब कांग्रेस के बने, सब। तो उनके साथ ही वो काम कर रहे हैं। तो कौन से चीफ मिनिस्टर ने इंडस्ट्री वालों का सुनकर डिसीजन लिया है वो बताए। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने भी ये भी कहा कि गुजरात, सभी इंडस्ट्रीज जो हैं गुजरात को भेजे जा रहे हैं, महाराष्ट्र का नुकसान हो रहा है, और महाराष्ट्र और गुजरात के बीच एक बर्लिन वॉल खड़ा कर दिया है। गडकरी जी जब रोड बनाते हैं तो जैसे मुंबई गोवा का रोड है, वो कंप्लीशन ही नहीं होता है। ये देखो,
मैं आपको बताता हूं स्मिता जी, ये जो है ना, वो भी अभी फेक नैरेटिव चालू है। सब गुजरात में जा रहे हैं, सब गुजरात। आज भी आप दिल्ली में रहती हो, आज भी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एफडीआई की महाराष्ट्र में आ रही है। नंबर 1 पे पूरे देश में कौन सा स्टेट है तो वो महाराष्ट्र है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने इतने साल बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन करीबन 25-30 साल से चालू है, तो वो साथ साथ ही काम कर रहे थे, ये हमने सबने देखा है। दूसरा, ये जो है नेशनल हाईवे का गोवा मुंबई, उसके बारे में सबका गडकरी साहब के ऊपर विश्वास है। सब गडकरी साहब के बारे में अच्छा बोलते थे कि ये काम का आदमी है। कोशिश करते हुए जो कॉन्ट्रैक्टर पहला था वो ब्लैक लिस्ट में चला गया, उन्होंने काम नहीं किया। फिर कोई और आया, उन्होंने काम नहीं किया। वहां बारिश बहुत गिरती है, बहुत से जो भी गांव है वो गांव के बीच में रास्ता जा रहा है। ऐसा सब होते हुए उसको डिले हुआ। लेकिन बहुत लोगों ने, अभी देखो ना, ये सबने बताया कि हम इतने साल में करके दिखाएंगे, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम वहां आ जाता है और नहीं होता। बाद में अटल से तो इतना बड़ा वो पूरा हो गया, वो काम अभी लोग भी आना जाना शुरू हुआ, ये भी चालू है। ऐसा कारण नहीं है। बीच में कुछ फॉरेस्ट में से जा रहा था, तो फॉरेस्ट की एनओसी मिलने के लिए भी बहुत टाइम गया, और 4 महीने तो इतने वहां बारिश रहती है कि पूछो मत, वो काम ही नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं होता। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि जो युवा हैं यहाँ पर, उनको बेरोजगारी इतनी है महाराष्ट्र में, और जब सभी इंडस्ट्रीज अगर बाहर चले जाएंगे तो महाराष्ट्र के युवा जो हैं वो बाकी राज्यों में बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज आ नहीं रही हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री आ रही है, शायद राहुल जी को पता नहीं होगा, जेएसडब्ल्यू की 2 बड़े इंडस्ट्री यहाँ आ रही है, उसके सब एमओयू वगैरह हुआ है। फिर हमारे गढ़चिरौली में वहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री आई है, प्रभाकरन वगैरह उन लोगों की। फिर हमारे यहाँ किर्लोस्कर, टोयोटा किर्लोस्कर जो बेंगलोर में फैक्ट्री है, वो हमारे यहाँ उसका एक्सपेंशन समाजनगर में हो रहा है। बहुत से ऐसी इंडस्ट्री आ रही है हमारे यहाँ। स्मिता जी, मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जैतापुर आने वाला था, वो आप जरा मालूमात करो कि किसने विरोध किया। दूसरा भी एक प्रोजेक्ट कोकण में आ रहा था, उसके लिए भी विरोध हुआ। एनवायरमेंट को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर मैं आपको बताता हूँ, एनरॉन के बारे में भी ऐसा ही बताया कि वहाँ के सब पेड़ खराब हो जाएंगे, मैंगो के पेड़ हो, कोकोनट के पेड़ हो, या और कोई वहाँ के जो फ्रूट्स है वो सब बेचिराख हो जाएंगे, ऐसा बहुत कुछ कहा। क्या हुआ? एनरॉन आया, सब वैसा ही सिचुएशन है, एकदम क्लियर है, ग्रीन एनर्जी है, ऐसा सब हुआ। अभी बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं और रुकवाते हैं प्रोजेक्ट, और फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं हमारे यहाँ प्रोजेक्ट नहीं आते। और आप देखो, पूरे देश में महाराष्ट्र ऐसा राज्य है कि यहां से लोग बाहर नहीं जाते। हमारे यहाँ बाहर से लोग बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, झारखंड से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, सभी जगह से आते हैं। यहां से कैसे लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि यहां ही उनको रोजगार मिलता है। तो क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में संविधान को लेकर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन किया, और इस इलेक्शन में बेरोजगारी को लेकर डिसइंफॉर्मेशन कर रहे हैं? नहीं, अभी उन्होंने उस दिन भी यहाँ हमारी बंबई की मीटिंग में कुछ तो संविधान दिखाया। किसी ने बताया कि वो तो अंदर कुछ भी नहीं लिखा था, वो भी उन्होंने गलतियां की। वहां जो बांटे वहां भी अंदर कोई भी नहीं था, यानी बाहर का खाली कवर था। तो कल उन्होंने खोल के दिखाया, कहा कि बीजेपी जो है लाल किताब के ऊपर, लाल रंग के ऊपर
बात कर रही है, लेकिन ये हमको रंग का फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने खोल के दिखाया कि संविधान अंदर से लिखा हुआ है और संविधान के लिए वो जान देने को भी तैयार हैं। और जान देने की जरूरत ही नहीं ना, संविधान को कोई चेंज ही करने वाला नहीं, जान कहाँ देने लगे। अरे जान मत दो, आपकी जरूरत है इंडिया को। राहुल गांधी की जरूरत है। अभी अपोजिशन लीडर है ना, अपोजिशन लीडर के नाते तो उनको काम करना चाहिए। एक सवाल मैं जरूर पूछूंगी कि आपका जो पर्सनल इक्वेशन है फडणवीस जी के साथ और शिंदे जी के साथ, क्या वो महायुति में आने के बाद बेहतर हुआ है या डिफिकल्ट सिचुएशन? नहीं, ठीक ठाक है, ठीक ठाक। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? 3 बारी आप उप मुख्यमंत्री बने। 3 नहीं, आपको मालूम नहीं, 5 बार। 5 बारी आप उप मुख्यमंत्री बने। ख्वाहिश है मुख्यमंत्री बनने की? अभी ऐसा कोई भी जवाब नहीं देने का। अभी 20 तारीख नजदीक आ रही है, ऐसा जवाब देने का हमारी महायुति 175 से कैसे आगे जाएगी, और वो हम आगे जाके दिखाएंगे। और फिर बाद में सब विधायक बैठेंगे और तय करेंगे कि किसको बनाना, क्या करना। इतनी कॉन्फिडेंस कहां से आ रही कि 175 प्लस आएंगे? क्योंकि अच्छी योजनाएं लाई है। हमारी लाडली बहना बहुत खुश है, गेम चेंजर होने वाला है। आप देखो क्या होता है। लाडली बहन की वजह से आपके कॉफर्स खत्म तो नहीं हो जाएंगे जैसे कर्नाटका में हुए हैं? नहीं हुए, आप फिक्र मत करो। मैंने 10 साल यहाँ का बजट पेश किया है। हमारा इनकम बजट का पिछले दफा मैंने 6,50,000 करोड़ रुपए का बजट दिया। हमारा बजट हर साल 8 से 10% बढ़ जाता है, यानी आगे का 7 लाख करोड़ का बजट हमारा होगा। हमारा स्थूल उत्पन्न करीबन 42 लाख या 43 लाख तक है। और हम जो भी उन्होंने हमें फाइनेंशियली जो उनके डायरेक्शन रहती है कि ऐसे ऐसे हिसाब से आपको आगे जाना है, उसी हिसाब से हम आगे जाते हैं। कोई भी उसमें हम गलत काम नहीं करते। तो ये ट्रेजरी तो खत्म हो जाएगी ऐसे अगर फ्रीबीज देते रहेंगे तो? नहीं, फ्री बिजली देना, फ्री बस राइड, फ्री सिलेंडर, फ्री। मैं आपको बताता हूं स्मिता जी, हमने जो योजनाएं दी उसको 75,000 करोड़ रुपए लगते, 75,000 करोड़ रुपए। उन्होंने पंचसूत्री कार्यक्रम दिया। मैंने बहुत सालों से, मैं फाइनेंस मिनिस्टर के नाते काम कर रहा हूं। जो रिटायर हुए हैं मेरे आईएएस ऑफिसर, उनको मैंने बुलाया और मैंने कहा कि इन्होंने वो जो पंचसूत्री कार्यक्रम दिया है वो सब पूरा करने के लिए हर साल कितना पैसा लगेगा। उन्होंने बताया 3 लाख करोड़ लगेगा। हमारा 75,000 करोड़ है। हमारे यहाँ 6.5 लाख करोड़ में सैलरी के लिए जाता है, पेंशन के लिए जाता है, और जो लोन उठाया है उसका इंटरेस्ट के लिए जाता है 3 से 3.5 लाख करोड़, यानी 3 लाख बचता है। और इनकी योजनाएं जो है उसके लिए 3 लाख करोड़ वो लाभ देने के लिए लाभार्थी को, तो 6.5 लाख करोड़ खत्म हुआ। हमारा 75,000 करोड़ रुपए है। दूसरा, सेंट्रल में हमारे लोग बैठे हैं, हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जैसे इस दफा बजट में चंद्रबाबू नायडू को थोड़ा ज्यादा मिला, नीतीश कुमार को ज्यादा मिला फंड्स, वैसा हम भी ले सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर डबल इंजन होगी तभी ये सब आ सकता है, डबल इंजन नहीं है तो कुछ नहीं बना सकता। इसीलिए लोगों ने यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके सुनने वाले लोग नीचे से आना चाहिए। तो ये गलत है ना कि अगर स्टेट को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा? गलत हो या तो सही हो, उसमें कुछ लेना देना नहीं। हम देखते हैं इलेक्टिव मेरिट लाने का और पहला गवर्नमेंट लाने का। आप बहुत अलग तरह से सोचते हैं, अभी वो सोच सबने छोड़ दी। ये पहले वैसा चलता था, ऐसा करो वैसा करो, विचारधाराओं से चलो, ये करो वो करो। हमारे महाराष्ट्र में 85 के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई नहीं आते, जैसे केजरीवाल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो लाते हैं, ममता जी लाते हैं, मायावती ने लाया, अखिलेश ने लाया, चंद्रबाबू ने लाया, करुणानिधि ने लाया, हमारी जयललिता ने लाया।
सबने लाया, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ नहीं चलता। यह कोalition गवर्नमेंट का ही राज है, यह हमारी सिचुएशन है। ऐसा कोई भी लीडर महाराष्ट्र में 85 से महाराष्ट्र के वोटर्स को नहीं लगा कि इसके पीछे महाराष्ट्र के सबने खड़ा होना चाहिए और ये अपने महाराष्ट्र को आगे लेके जाएगा। लेकिन एक बंदा है जो एक्स फैक्टर है हमेशा महाराष्ट्र के इलेक्शन में, और वो है शरद पवार जी। पड़ता है चाणक्य ऑफ महाराष्ट्र। नहीं, ये देखो ना, साहब भी इतने साल काम करे, ज्यादा से ज्यादा 71 ही सीटें आई। कभी 71 आई, कोई 58 आई, कभी 41 आई, कभी 54 आई। ऐसे 99 में 58 आई, 2004 में 71 आई, फिर 2009 में 62 आई, 2014 में 41 आई, 2019 में 54 आई। ऐसा हुआ है। पर उसके बावजूद वही डिसाइड करते हैं कि महाराष्ट्र का झुकाव किस तरफ होगा। वो सीनियर लीडर है अभी भी। हाँ, अभी भी है। अभी भी वो डिसाइड करते हैं कि किस तरफ जाएंगे, किस तरफ महाराष्ट्र का पॉलिटिकल विंड किस तरफ जाएगा। ये देखो, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, 23 तारीख को बताऊंगा दोपहर को क्या होने वाला है। चलिए, धन्यवाद ANI के साथ बात करने के लिए। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।